बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 बिलाखिर बहुत बहुत अच्छे गेंस के साथ मार्केट का क्लोज़ हुआ और टोटल समझ लें कि 56,730 पॉइंट का एक साल के अंदर इस मार्केट ने गेन लिया। और 2023 से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 42,000 इंडेक्स से ये वो रैली है कि जिस वक्त कोई राज़ी नहीं था और बहुत लोग इस बात पे मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, यार ये ब्रोकर आदमी है ना, इसलिए कह रहा है स्टॉक मार्केट में पैसा डालो, मुल्क के हालात तो देखो। याद होगा वो एक दो मेरे भाई थे, वो कहते थे कि ये मिसगाइड कर रहा है, ये मिसगाइड कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने सुना कि वही लोग टिपे बांट रहे थे कि फ़लानी चीज़ ले लो, मैंने लेके रख ली है एक साल के लिए, और फ़लानी चीज़ ले लो, वो लेके रख ली है मैंने। तो बात यह है कि अल्लाह की ज़ात है पूरा करने वाली। हम इंसान कोशिश करता है, एनालाइज करता है चीज़ों को, और मैं हमेशा किसी न किसी बेस के ऊपर बात कर रहा होता हूँ। मेरा काम है एनालिसिस करना। हम जब कह रहे होते हैं ना कि हमें यूँ लगता है, तो उसके पीछे पूरी थ्योरी होती है, पूरा पीछे वर्किंग होती है, और फिर उसके अगेंस्ट में एक आम सा आदमी, किसी और फील्ड का, किसी और प्रोफेशन का आदमी जब हमसे कहे कि यार हमें यूँ लगता है, तो बड़ा गुस्सा आता है कि तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम्हें क्यों लग रहा है भाई? तुम कौन हो जो तुम्हें लग रहा है? ये काम हमारा है, हम बताएंगे क्या लग रहा है। ठीक है, तो उस वक्त जो चीज़ें, जो टारगेट सेट किए थे, उनमें सबसे पहले इंडेक्स का टारगेट 78,000 का रखा था, और माशाल्लाह इंडेक्स ने उसको आउट क्लास किया। उस वक्त इन्फ्लेशन का टारगेट मैंने तकरीबन 12 से 13% इन्फ्लेशन का टारगेट, सॉरी इन्फ्लेशन का, हाँ 11 से 12% का इन्फ्लेशन का टारगेट रखा था। तो इन्फ्लेशन माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई हमने, और इन्फ्लेशन हम 6 और 5% के करीब जाके इस वक्त 6% के करीब हम इन्फ्लेशन फिगर्स देख रहे हैं। उस वक्त इंटरेस्ट रेट का जो टारगेट मेरा था तकरीबन 15 से 16% का था, माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखी हमने, और 13% अभी हम हुए। अब जहाँ तक बात है कि नेक्स्ट, देखिए इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँ कि हमेशा एक बात याद रखें कि आपने 100 रुपये का टारगेट रखा हो और 60-70 रुपये अचीव हुए हों तो वहाँ दुख होता है। ठीक है, और अगर आपका 100 रुपये का टारगेट हो और 150 रुपये अचीव हो जाएं तो वो एक खुशी ही अलग होती है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि मैं हमेशा कोई भी चीज़ अगर एनालाइज करके आप लोगों के सामने बात करता हूँ, जब मैं सोशल मीडिया पे बात करता हूँ, तो थोड़ा सा अपने आप को पीछे रख लेता हूँ कि थोड़ा सा जो है वो हल्का हाथ ऐसा रखा जाए कि जिसमें उस चीज़ को अचीव होने के मैक्सिमम चांसेस हों, वरना डॉट टू डॉट टारगेट्स कुछ और भी अच्छे होते हैं। अच्छा, फिर स्टॉक मार्केट है, रोज़ खुलती है, रोज़ कोई ना कोई ख़बर होती है, उस खबर की रिफ्लेक्शन होती है, आपको अपने आप को रिव्यू करना होता है वीक ऑन वीक बेसिस पे, डे ऑन डे बेसिस पे, इवन आवरली बेसिस पे भी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो लोग ये कहते हैं यार ये तो कल कह रहे थे माल बेच दो और आज कह रहे हैं माल ले लो, तो भाई अब क्या किया जाए? आप अनाड़ी हैं, तो आपके अनाड़ीपन का मेरे पास तो इलाज नहीं है, जब आपको इस बात की तमीज़ ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट काम ही ऐसे होता है। ये तो वही बात हुई कि यार जब गाड़ी चलाई थी तो ब्रेक क्यों लगवा रहे हो? बात आप समझ गए? तो बगैर ब्रेकों की गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? कुल पड़े जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट भी ऐसी ही है, बगैर ब्रेकों के चलेंगे तो कुल पड़े जाएंगे इसी मार्केट में आपके। और यहाँ टावर पे बहुत सारी एम्बुलेंसें खड़ी होंगी, यहाँ से इन्वेस्टर्स को ले जा रही होंगी, ट्रॉमा सेंटर। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एक रिस्क रख के काम होता है। एक टाइम था कि जब आपकी मार्केट बॉटम आउट थी, आपकी इकॉनमी बॉटम आउट थी, आपके यहाँ इतनी ख़राबी हो चुकी थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, और उस ख़राबी के बाद कुछ नज़र आना शुरू हुआ था कि हमारा अब रिवाइवल हो सकता है। और उन्हीं चीज़ को एनालाइज करके मैंने कम से कम अपनी वीडियोस में बहुत लाउडली लोगों को 42,000 इंडेक्स से तेज़ी करवाई है, और 42,000 इंडेक्स से ही स्टॉक मार्केट में मुझे याद है कि सन्नाटा पड़ा होता था, और आज जो है मुसीबत हुई भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी गहमा गहमी है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि जो रिस्क देने वाली ज़ात है, इस स्टॉक मार्केट से लोगों ने कमाया। और कुछ चीज़ें ये भी स्टॉक मार्केट ने मेरी चीज़ों टारगेट्स पूरे किए कि मैं आप लोगों से कहता रहा कि सिर्फ स्टॉक मार्केट ही होगी जहाँ पैसा आएगा। उसका रीज़न है बेसिकली बिहाइंड द सीन ये है कि आपके यहाँ जब 22% इंटरेस्ट रेट है, और बेशक आप नीचे भी अगर आए हैं ना, तो अभी इमीडिएटली उस चीज़ की रिफ्लेक्शन आपके बिजनेस में नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप उस डाउनफॉल की कंटिन्यूएशन में हैं। जब तक ये कंटिन्यूएशन किसी एक पॉइंट पे जाके रुकेगी नहीं, तब तक आपके बिजनेस के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आ सकती। रिफ्लेक्शन आएगी लेकिन वो उस हिसाब से नहीं आएगी जब तक ये स्टेबल ना हो जाए। ये वैसे ही है कि डॉलर रुपये पैरिटी चाहे 400 रुपये की हो,
लेकिन स्टेबल होगी, बिजनेस एक्टिविटी आ जाएगी। तो आज आपने ये नोट करें कि अगर हमारा डॉलर 277 और 78 के इन बिटवीन अगर स्टेबल है, तो ये वो बात है कि जो कि आपके एक बिजनेसमैन को जो हौसला देता है कि हाँ जी स्टेबिलिटी हो गई, अब यहाँ से हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करें। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट का भी मामला है कि इंटरेस्ट रेट जब तक ये फॉल हो रहा है तब तक ट्रू रिफ्लेक्शन अभी आप नहीं देखेंगे। जहाँ पे भी जाके ये एक दफ़ा बैलेंस होगा, रुकेगा, स्टेबल होगा, तो जाके आगे कैलकुलेशन बनेगी, तो जाके आप अपनी कोई कैलकुलेशन बना सकते हैं कि हाँ अब ये इंटरेस्ट रेट है तो अब हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह से उसी चीज़ का इम्पैक्ट फिर स्टॉक मार्केट के ऊपर आएगा कि जहाँ कहीं भी इंटरेस्ट रेट रुकेगा तो जाके स्टॉक मार्केट भी अपने आप को रीएवैल्यूएट करेगी कि हाँ जी अब इंटरेस्ट रेट इतना है तो फिक्स रिटर्न्स अब लोगों को इस हिसाब से मिलेंगे, तो अब ये जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है इस पे रिटर्न अब कितना होना चाहिए। तो ये चीज़ें इस तरह से आगे चलती हैं और यही चीज़ें ऑन एंड ऑफ में आप लोगों को इंडिकेट करता रहा। 78,000 का टारगेट 1,70,000 बाजार ने माशाल्लाह ये साल क्लोज़ किया और जितना बड़ा गेन इस मार्केट में आया बहुत से लोगों को तो हज़म ही नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत जब लोगों को हज़म नहीं हो रही होती चीज़ तो यही वक्त होता है कि स्टॉक मार्केट इसका मतलब है अभी और परफॉर्म करेगी। हाँ, लेकिन लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं, लोग अपने अंदर ख़ुद एक चैम्पियन महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो ये वो पॉइंट्स होते हैं कि जिस पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए कि जब इजी मनी लगने लगे, जब स्टॉक मार्केट बहुत आसानी से कमा के देने लगे, तो अब आपने थोड़ा सा रिजर्व रहना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ओपोनेंट है आपका, वो एक आपका एनिमी है, वो आपका दोस्त नहीं है। ठीक है, अगर वो एनिमी आपको प्लेट में रख के कुछ दे रहा है तो ये चेक करेंगे उसमें जहर तो नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन उसको करने से पहले कम से कम आपको जो है वो अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसमें कितने % रिस्क मैं लूँ और कितने % मेरा रिवॉर्ड होना चाहिए। 2024 बेशक वो साल था कि जिस वक्त मैं ये कहता था कि ले लो। आपको याद होगा कि बहुत से लोगों को बीच में शिकवा था कि यार चंद आइटम चल रहे हैं बाकी तो मार्केट नहीं चली। तो याद है मैंने ये कहा था मैं गारंटी ले रहा हूँ सब चलेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ जिस सेक्टर की नई बारी आई हुई वो सेक्टर भी चलेगा। तो क्या चला या नहीं? सब कुछ चला। कौन सा सेक्टर है जो नहीं चला? ठीक है, वो मुदारबाज को छोड़ दो, ठीक है, अदरवाइज तो कौन सा सेक्टर है जो नहीं चला? कौन सी कंपनी है, इवन कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जो नहीं चले होंगे? अब कोई कम चला है, कोई ज़्यादा चला है, लेकिन रिफ्लेक्शन सबने दिखाई। यही वो चीज़ थी कि जिसने आपको कमा दिया और इस मार्केट में आपने एक अच्छा अर्न किया। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठे, आपने चीज़ों को फॉलो किया, तो माशाल्लाह जो मेरी क्लाइंट एज है उसने तो बहुत बड़े कैपिटल गेन टैक्स पे किए भाई। लोगों की तो कई सालों की इनकम इतनी नहीं होती जितनी एक साल का कैपिटल गेन टैक्स मेरे लोगों ने पे किया, माशाल्लाह से। और मुझे लगता है 2025 में भी ऐसे ही कुछ पे करने जा रहे हैं ये लोग, यानी कमाएंगे तो पे करेंगे ना भाई। हाँ, लेकिन 2025 में एक चीज़ डिफरेंट है, वो ये है कि अब विदाउट रिस्क नहीं है। मैंने 100 रुपये अगर कमा लिए हैं तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूँगा कि मैं 100 को 200 करने के चक्कर में मैं ये 100 भी हार जाऊँ। अब ये नहीं हो सकता। अब आपको अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से प्लान करना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई 100 रुपये डाले थे, 200 रुपये कमा लिए, अब ये जो 200 रुपये हैं क्या ये वापस 100 पूरे हारेंगे, वापस अपने कैपिटल पे आना है या कैपिटल से भी नीचे जाना है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो 2024 की मेहनत है ये मेहनत रायगा ना जाए। तो अब आपने अपने कैपिटल में कम से कम कोई एक छोटा पोर्शन अपने रिस्क का रख के, अब विदाउट रिस्क कुछ नहीं, अब आप अपने ब्रोकर से, अपने एडवाइज़र से इस बात की एडवाइस लें कि भाई मैंने इतना कमाया है, ये मेरा नेट पोर्टफोलियो का साइज़ है, अब ये मुझे स्ट्रेटजी बना के दो कि मैं कितने % रिस्क अपना रखूं, किस चीज़ में कितने % डालूं, किस सेक्टर में कितने % डालूं, किस सेक्टर में कितने % डालूं, और उसमें मेरे टारगेट्स क्या होंगे, मैं कितना, अगर मैं इतने % का रिस्क रख रहा हूं तो फिर मेरा रिवॉर्ड क्या है। ये तमाम कैलकुलेशंस के बाद है। देखें, स्टॉक मार्केट मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। अगर इस मैथमेटिक्स को आपने कैसीनो समझा, अगर आपने जुआ खाना समझा और ये समझा कि ठीक है भाई हम जो लेंगे वो कमाएंगे, तो यही मार्केट आपको किसी वक्त मिड एयर के अंदर कहीं साल के इस बीच में ही कहीं पे आपके साथ मजाक होगा। मैं एक बात बताऊं आपको कि 2025 में मैं बुलिश हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है 2025। उसकी वजह क्या है? 2024 बेसिकली स्टेबिलिटी का साल था, रिकवरी का साल था। आपके मैक्रो इंडिकेटर्स जहाँ तक ख़राब हो गए थे उसमें अब आपको गवर्नेंस अपनी ठीक करनी थी,
आपको और कुछ अपने इंटरनल मामलात कुछ ऐसे ठीक करने थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ, फिर आपको अपने अपने जो फ्रेंड सर्कल था, जो आपकी फ्रेंड कंट्रीज़ थी वो आपसे नाराज़ थी, उनके साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने थे, फिर आपको बेसिकली अपनी पॉलिसी शिफ्ट करना था। पॉलिसी पिछले 10 साल की ये थी कि लोन ले लो, लोन लेके मुल्क चला लो, उधार ले लो, भीख मांग लो, भीख लेके मुल्क चला लो। जो सबसे बड़ी इस पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है ना 2024 में, कि इस पूरे 2024 में किसी से भीख नहीं ली सिवाय ये इसके कि आप IMF प्लान में गए। IMF प्लान को मैं दूसरी नज़र से देखता हूँ। बेसिकली IMF $1 अरब दे या $100 दे, IMF का आना बेसिकली वो एक इंडोर्समेंट होती है, एक गारंटी होती है दूसरे डोनर्स के लिए या दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए, कि अगर आप IMF प्लान में हैं तो वो इस बात से सेटिस्फाई होते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं वो डिक्टेट की जाएंगी किसी एक इदारे की तरफ से, जो इदारा एक प्रोफेशनल इदारा है। क्योंकि आपके पास जो फाइनेंशियल टीम होती है वो हर दौर में सियासी लोग हैं, डफर्स हैं, और स्पेशली वो जो हमारे पुराने क्वालिफाइड बुढ़े हैं, ठीक है, मैं उनसे बहुत तपता हूँ, क्योंकि वो टीवी पे आके आज भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि अगर उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दें तो वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि मैं 15 दिन में मुल्क को ठीक कर दूंगा। और जब आप बना देते हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल जाता है, BMW मिल जाती है बुलेट प्रूफ, तो वो कुछ और कर रहे होते हैं। हर दौर में आप नोट कर लें कि जो बूढ़ा आके बैठा, जो पिछले 40 साल से है, उसके घर वाले भी अब उसकी बात नहीं सुन रहे, वो फाइनेंशियल्स के ऊपर आज भी रिपोर्टें निकाल रहा है और बड़े बड़े प्रोग्रामों में वो इसलिए मोतबर है क्योंकि वो पिछले हिटलर के दौर में उसने जो है PhD किया था इकोनॉमिक्स में। अब उसको यही नहीं पता कि भाई इकोनॉमिक्स की बुक्स भी चेंज हो गई, और आज की 2024 की जो स्टॉक मार्केट है वो इकोनॉमिक्स की बुक्स को फाड़ के फेंक चुकी। मेरा ये जुमला याद होगा कि आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स इस वक्त जो थ्योरेटिकल चीज़ है ना उससे हट के चल रही है। ये अब कोई भी एनालिस्ट, मुझे हैरानगी होती है कि वो इस टॉपिक को छेड़ते ही नहीं, प्यार से निकल जाते हैं बराबर से। 13% इंटरेस्ट रेट है भाई, 13% पाकिस्तान का एक ज़माने में ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। यानी जब हम 5% से 13% आया करते तो आपकी स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाती थी, ऐसा ही होता था। याद करें, बाजार क्रैश हो जाता था। 2008 के क्राइसिस देखें, 2008 में जब क्राइसिस आए थे तो आपके इंटरेस्ट रेट कितने हुए थे? 13.25%। फिर खान साहब की जब गवर्नमेंट आई और खान साहब ने आके रिफॉर्म्स जब शुरू किए तो 5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कितने बढ़ाए, कहाँ तक लेके गए? 13.25%। अब आप 22% जाके जब नीचे आए हैं तो अब आप कहाँ पर हैं? 13%। तो आज उस वक्त का 13% स्टॉक मार्केट को क्रैश करता था, आज का 13% स्टॉक मार्केट को 1,17,000 ले आके खड़ा कर रहा है। ये वो पॉइंट है जो पिछली वीडियो में, पिछले साल की जो पहली वीडियो भी उसमें समझाया था कि स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी हो क्यों रही है। स्टॉक मार्केट की तेज़ी इसलिए बिल्कुल नहीं है कि आपके मुल्क के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हो गए। स्टॉक मार्केट की तेज़ी का रीज़न मैं 2024 की वीडियो में बता चुका, जाके देखें, सुने, बार बार रिपीट करने का टाइम नहीं है। अभी 39 मिनट्स की वीडियो बना दी मैंने और बाद में देखा तो उसमें वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई, पूरी मेहनत ज़ाया हो चुकी। अब हिम्मत नहीं हो रही मेरी, अभी 13 मिनट की फिर हो चुकी, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से कवर करूँ उस चीज़ को। 2025 बेसिकली कमाने का साल है, लेकिन विदाउट रिस्क नहीं है। अब मैं अपनी स्ट्रेटजी में ये रखूँगा कि मैंने जो इस पिछले साल कमाया है उसमें से एक पोर्शन मैं वापस देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो वो रिस्क तो मुझे लेना है। लेकिन मैं 100 रुपये के बदले अगर 200 रुपये का सौदा है, 100 के बदले 300 रुपये का सौदा है, 100 के बदले 400 का सौदा है, तो ये सौदा करने को तैयार हूँ। लोअर द रिस्क हायर द रिटर्न, इस क्राइटेरिया को सामने रख के अगर करना है तो 2025 के लिए आपकी मार्केट का स्टॉप लॉस है 1 लाख इंडेक्स। 99,000 इंडेक्स नहीं चाहिए, अब 1 लाख इंडेक्स है। इस 1 लाख इंडेक्स से आज खड़े हैं आप 1,17,000, यानी ये 17,000 पॉइंट का बैंड है। लेकिन ये 17,000 पॉइंट आपको एंट्री करने के लिए बहुत एक्यूरेसी चाहिए होगी, क्योंकि 17,000 पॉइंट है भाई, और 17,000 से भी जब अगर उसको अल्लाह न करे नीचे जाना है तो फिर उसके बाद डिसाइड होगा, मंदी वहाँ से शुरू होगी। तो फिर सोच लें, फिर तो उस वक्त तक तो कबाड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे नीचे कोई एक लेवल, 2 लेवल ऐसे होंगे कि जो आपको इंडिकेट करेंगे कि इन लेवल्स पे बाय करना चाहिए। मैंने कल फ्राइडे था, मैंने अपने क्लाइंट्स को थोड़ा सा कॉशियस किया हुआ है, थोड़ा सा कैश पे शिफ्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने एक पिवट दिया था। अब ज़रा मेरे क्लाइंट से पूछें वो पिवट कैसा था, ठीक है। बाजार 1000 पॉइंट नीचे जाके उस पिवट को टच हुआ और वहीं से बाजार फिर पलटा। यानी आपको जो शॉर्ट टर्म के पिवट्स होंगे उनको फॉलो करना है, तो ही आप इस जर्नी को बहुत अच्छा ले सकेंगे। अदरवाइज़ एक मोटा लेवल है कि शॉर्ट टर्म के जब लेवल्स टूटेंगे
तो हमने एक मोटा लेवल ध्यान में रखना है, वो है 1 लाख इंडेक्स। अब 1 लाख इंडेक्स हमारा स्टॉप लॉस है, बाजार किसी भी सूरत 1 लाख इंडेक्स के नीचे नहीं जाना चाहिए। और ऊपर जो मैंने आज से 7 महीने पहले की वीडियो में एक टारगेट दिया था 1,40,000 इंडेक्स का, तो पहला टारगेट तो 1,40,000 इंडेक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, 1,40,000 से 42,000 इंडेक्स के करीब करीब मार्केट वहाँ पे फंसेगी। 42,000, 43,000, 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे का एक रूम रखना है। अदरवाइज मुझे लगता है कि जिस अंदाज से बाजार चला, 78,000 इंडेक्स को 1,17,000 में कन्वर्ट कर दिया मार्केट ने। फिर मैंने ही आप लोगों को वीडियोस में ये सिखाया कि एसओईज क्या होती हैं और एसओईज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये याद है जुमला, इंसाफ कीजिएगा, क्योंकि आप इंसाफ करेंगे तो फिर अल्लाह आपके साथ इंसाफ करेगा। इंसाफ कीजिएगा कि ये जुमला मेरा है या नहीं है। ये स्टॉक मार्केट 42,000 इंडेक्स से बोलने वाला वाहिद ऑन रिकॉर्ड बंदा मैं हूँ या नहीं। ठीक है, इसी तरह से ये इन्फ्लेशन फिगर्स का नीचे आना, इंटरेस्ट रेट का नीचे आना, मैक्रो इंडिकेटर्स का ठीक होना, स्टॉक मार्केट में तेज़ी को प्रिडिक्ट करना, इन सब के साथ साथ स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें कही थी, वो एसओईज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरे लोग गंवाएँ कि 170, 160, 180 रुपये पे पीएसओ मैंने दिलवाया लोगों को। 80 रुपये से लेके 120 रुपये तक ओजीडीसी मेरी रिकमेंडेशन थी। फिर इसी तरह 60, 65, 70 रुपये पे पीआरएल, पीपीएल, ये एसओईज बता रहा हूँ, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, इन तमाम रुपयों पे स्विस साउथ दिलवाया था लोगों को, लोग गंवाएँ। और स्विस साउथ तो फिर 8.5 रुपये पे मैंने वीडियो भी बना, वीडियो में एक दफ़ा जिक्र किया था, स्विस साउथ ले लो, 50 रुपये का शेयर है। अब जो लोग कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट आर्टिफिशियल है, उन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो अपडेट करना चाहिए। आप थोड़ा सा पढ़ाई पे तवज्जो दें। ठीक है, जो पॉलिटिकल मिनिस्टर्स आके टीवी पे ये बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5 कंपनीज हैं जिन्होंने 20,000 इंडेक्स बढ़ा दिया, तो अगर आप थोड़ा सा स्टडी करके ये बात करते तो मुझ जैसे आदमी को जवाब देने का मौका नहीं मिलता। एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वो है डाउ जोन्स। ठीक है, वो मार्केट भी माशाल्लाह कंटिन्यूएशन में है पॉजिटिव, और बहुत स्पीड से वहाँ पे भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है, और वहाँ पे भी एक बुल रन है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसको मैनिपुलेट कोई नहीं कर सकता। वहाँ पे ना सिर्फ 7 कंपनीज़ हैं जिन्होंने इंडेक्स को बढ़ाया हुआ है, सिर्फ 7 कंपनीज़, और उसको नाम दिया गया है मैग्निफिसेंट 7। आप अपनी 5 कंपनीज़ को रो रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं अपने मुल्क को। वहाँ वो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज़ ने उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को इतना बढ़ा दिया, उनमें से एक कंपनी का कैपिटलाइजेशन इतनी है कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट से एक तरफ वो एक कंपनी एक तरफ। अभी आप क्या कहेंगे कि वो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको मैनिपुलेट कर रही है? ये स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया में एक सा बिहेव कर रही हैं। अगर आपकी स्टॉक मार्केट ये, अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। और ये बात मैं आज नहीं कर रहा, 1 साल पहले की वीडियो में ये बात मैं समझा चुका था कि आपकी स्टॉक मार्केट में, मैंने अभी आपको मिसाल दी कि जब आपके इंटरेस्ट रेट 5% से बढ़ के 13% आते थे तो आप तो क्रैश हो जाते थे। आज आप 22% से 13 पे आए हैं तो अब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये स्टॉक मार्केट्स आपके लोकल फाइनेंशियल के ऊपर नहीं चल रही। दुनिया के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, दुनिया के अंदर जो इस वक्त इकोनॉमीज़ के साथ हुआ, ये हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, तो क्या आपकी 22% वाली स्टॉक मार्केट अगर ऊपर चली तो पिछले 50 साल के हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट यूएस के 5.5%, तो क्या उनकी मार्केट्स नहीं चली? उनकी मार्केट्स भी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स पे चली। पॉइंट यह है कि ऐसे हालात में नई इंडस्ट्री का लगना, नए बिजनेस का सेटअप होना वो मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। तो फिर वो पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट्स ही एक जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे, क्योंकि पार्टनरशिपिंग है स्टॉक मार्केट, और क्या है, आप शेयर होल्डिंग अगर ले रहे हैं तो आप पार्टनरशिपिंग कर रहे हैं। आप एक नई इंडस्ट्री पूरी नहीं लगा सकते। आप ये कहेंगे कि इरफान आपकी एक कंपनी है, उसके इतने % शेयर मुझे दे दो। ये है स्टॉक मार्केट इस वक्त, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा बूम है, और अभी आने वाले दिनों में भी यही चीज़ कंटिन्यू करने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख इंडेक्स को अगर स्टॉप लगाया जाए तो 2025-2024 से बड़ा साल होने जा रहा है इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन 2024 मैं विदाउट रिस्क भी बैठा था। मैंने एक जुमला ये भी एक दफ़ा कहा था, लोग जब कह रहे थे कि 4-6 कंपनियां बढ़ रही हैं, हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा, तो एक वीडियो में मैंने वो कल रात को ही अपनी वीडियो पे मेरी नज़र पड़ी है उस जुमले पे, और याद होगा बहुत लोगों को, क्योंकि मुझे फॉलो करने वाले बहुत चंद लोग हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत गिडिंग फॉलो करते हैं मुझे, मेरे जुमले याद रखते हैं। अब याद करें, मैंने कहा था ये मेरी गारंटी है, सब कुछ बढ़ेगा, जो आपने लिया हुआ है वो बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है, फिक्र नहीं करो, परेशान मत हो। ऐसा हो गया दिसंबर से पहले या नहीं? ऐसा हो चुका।
कौन सा शेयर है जो इस वक्त ना बढ़ा हुआ हो, कौन सा सेक्टर है जो ना बढ़ा हुआ हो। आपको इस स्टॉक मार्केट ने बिल्कुल वैसा रिटर्न दिया जैसा मैं प्रिडिक्ट करता रहा। टाइमिंग आगे पीछे हुए, लोग घबराए भी कि यार हमारे आइटम नहीं चल रहा है। एसओईज नवंबर तक नहीं चली, अक्टूबर के मिड तक नहीं चली, और अक्टूबर की 15 से जो एसओईज चली तो सिर्फ एसओईज चली। फिर 130 रुपये का ओजीडीसी 230 हुआ, फिर 170 वाला पीएसओ 450 हुआ, फिर स्विस साउथ 8.5 वाला 50 हुआ, फिर 25 रुपये वाला पीआरएल याद है, वीडियो में भी कुछ पिछले दिनों कहा था 25 रुपये पे पीआरएल ले लें। माशाल्लाह 44 हो चुका है, 43 बंद हुआ है। और अभी एक बात बताऊं, नहीं बढ़ा अभी नहीं बढ़ा, ठीक है। नफ़े वफ़े मैंने बनवाए हुए, दोबारा लेंगे, लेते रहते हैं, मार्केट है, इन और आउट काम है हमारा, लेकिन अभी बढ़ा नहीं है। ये बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, इसमें जगह है, लेकिन लेना कहाँ है ये मैं क्लाइंट्स को बता दूंगा, क्योंकि मार्केट देख के फैसला होता है, ठीक है। लेने बेचने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, ओवरऑल व्यू है मार्केट का। और इसी तरह से यानी ये वो मैं चीज़ें रिकॉल करा रहा हूँ जो मेरी वीडियोस में ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे जुमले ऑन रिकॉर्ड हैं, क्योंकि लोग खुद से तो याद भी नहीं दिलाते ना कि ये कौन क्या कह के गया था और कितना कॉन्फिडेंस अगर आपको भी था तो किसकी बात पे था। और 2-4 दिन से तो कुछ चीज़ें और भी ऐसी हुई हैं जिससे दिल दुखा मेरा, ठीक है, कि कोई बात नहीं। खैर, मार्केट में इस बात की तेज़ी है कि ये जो बेसिकली जो रिफ्लेक्शन जिस अंदाज की है ना, वो आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में, इसमें पाकिस्तान को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको कल एक बंदा बैठ के टीवी पे बता रहा है कि 5 कंपनी से 20,000 पॉइंट बढ़ाए, तो उस बंदे को ही मेरी वीडियो भेजना, उसको कहना कि पढ़े लिखे आदमी, डाउ जोन्स जिसको कोई दुनिया का बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स मिलकर मैनिपुलेट नहीं कर सकते ना, तो उसमें 7 कंपनीज़ हैं जो बढ़ी हैं, यानी मेजर चंक उनका है, बाकी और भी थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्शन में इसी तरह बढ़ी जैसे आपके मार्केट में हुआ है। तो उनका नाम है मैग्निफिसेंट 7। तो ये मैग्निफिसेंट 7 क्या चीज़ है? तो वहाँ पे भी कोई इदारा इसको मैनिपुलेट कर रहा है और कोई बैठ के जो है पाकिस्तानी कर रहा है, ऐसा नहीं है। 2024 में 2023 के मिड में जब मैंने तेज़ी बोलनी शुरू की थी, वो जिस क्राइटेरिया पे बोलनी शुरू की थी और जिन कंट्रीज़ को देख के बोलनी शुरू की, जो कंट्री जितने ज़्यादा बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, जिनके यहाँ जितनी बड़ी डिवैल्यूएशन हुई थी, उनके यहाँ उतनी ही बड़ी रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट बनी। तो उस वक्त एक कंट्री थी, उसका इंडेक्स था 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान, वो 25,000 से इंडेक्स बढ़ा था, 1.5 लाख हो गया था, और हम अभी 42,000 पे थे, ठीक। वो कंट्री आज 1 साल बाद 27 लाख इंडेक्स पे है इस वक्त। कितनी? 27 लाख। हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो जाए तो लोग कत्ल कर देंगे, क्यों हो गया ये, ऐसी की तैसी, ये मुल्क कैसे ठीक हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है ना, वो मुल्क ठीक होने की परफॉर्मेंस बेसिकली नहीं है, ठीक है। मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है, वो नज़र आ रहा है आपको। देखिए एसओईज अगर चली है ना, तो कोई ये कहे कि एसओईज में कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई, हो रही है, नज़र आ रहा है। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या किया जा सकता है? हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं। कहीं पे बीच में 1-2 बार मैंने गुस्से का इजहार भी किया कि देखें काम नहीं हो रहा, और अगर काम नहीं होगा तो ये स्टॉक मार्केट बैठ जाएगी। तो ये मेरा काम है, जहाँ कहीं भी मुझे नज़र आएगा कि चीज़ें लैग कर रही हैं, मैं दोबारा सामने आऊँगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस वक्त ये कहेंगे यार इरफान साहब आप तो ये कह रहे थे। अबे तो भाई जब जैसे जैसे हालात चेंज होते जाएंगे तो मेरी बात में भी फ़र्क आता जाएगा, ठीक है। ये नहीं होता कि आपने एक बात कह दी है बस अब चाहे मुल्क डूब जाए आप यही कहते रहेंगे कि नहीं जी ये यूँ ही होगा, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट के पीछे चलना सीखें, स्टॉक मार्केट के आगे चलना ना सीखें। 78,000 इंडेक्स पे 80,000 इंडेक्स के दरमियान एक दफ़ा क्लाइंट्स को आउट कराया, फिर 80,000 इंडेक्स पे एंट्री कराई कि अब पकड़ लो, अब 92 से 94,000 का टारगेट है। वहाँ पे बाजार में फिर एग्जिट करवाया, 94,000 क्रॉस होने के बाद फिर क्लाइंट्स को कहा कि अब फिर बाल पकड़ लो, और फिर वो जर्नी अब ये यहाँ तक की चल रही है, और बीच में अब फिर प्रॉफिट टेकिंग लोगों को कराई है। अब मेरे क्लाइंट्स कमाया या नहीं माशाल्लाह से, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, जो कमा लिया ना अब उसकी मैनेजमेंट करें पहले। 2025 इतना आसान नहीं है। इसमें मैंने आपको पब्लिक के लिए दे दिया 1 लाख इंडेक्स स्टॉप लॉस है, 1 लाख के ऊपर जब तक है पॉजिटिव रहें। अच्छा इससे पहले ये 17,000 का तो मार्जिन बहुत बड़ा है ना, इसके बीच में तो आप मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मामला। तो इसके पहले के जो लेवल्स होंगे वो इंशाल्लाह ब्रॉडकास्ट के थ्रू मेरे क्लाइंट्स को मिल रहे होते हैं, वो क्लाइंट्स के लिए। अब आपको भी अगर वो लेवल्स चाहिए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप मेरे पास अकाउंट खोलें, मैं भी ब्रोकरेज का काम करता हूँ, ठीक है। किसी और के पास काम कर रहे हैं या तो उससे ले लें वो लेवल्स कि जो आपको मैनेज करके दे आपके पोर्टफोलियो। और अगर अदरवाइज़ पोर्टफोलियो मैनेज कराना है, मेरे पास बहुत प्रोफेशनल टीम अब है जो ट्रेंड कर चुका हूँ माशाल्लाह,
और मैं खुद इंडिविजुअल एक एक क्लाइंट को टाइम दे के अब ये चीज़ें करवाऊंगा और करवाता हूँ। अभी क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग कराई है, अब फिर से मंडे से शुरू होंगे कि भाई किस रेट पे कौन सा शेयर लेना चाहिए, किस रेट, उसका रिस्क क्या होगा। अब विदाउट रिस्क कुछ नहीं है, उसका रिस्क क्या होगा और उसका रिवॉर्ड क्या होगा। ठीक है, रिस्क सामने रख के ये क्यों ज़रूरी है, ये यूँ ज़रूरी है कि 2024 में अगर भाई 100 रुपये कमाए हैं तो पूरे वापस नहीं देने हैं यार, इसमें से 20 रुपये देने हैं, 80 रुपये आपके हैं, वो 80 रुपये पे अपना लॉक लगा दें, 20 रुपये का रिस्क लें। अब जितनी एंट्रियाँ कराऊंगा वो रिस्क के साथ एक रिस्क बता दूंगा कि ये रिस्क है, अब लेके बैठ जाओ। तो ऊपर के टारगेट्स ये हैं 1:2, 1:3, 1:4, और आजकल का जो माशाल्लाह जो फैशन चल रहा है तो 1:5, 1:6। ठीक है, स्टॉक मार्केट में तो छोटी मोटी बात ही नहीं है, तो कमाने का साल है। अपसाइड का टारगेट 1 लाख इंडेक्स का स्टॉप लॉस के साथ, अपसाइड का टारगेट में पहला वही है 1,40,000 जो बोला हुआ है, पहला वही है। लेकिन जो जिस तरह की परफॉर्मेंस मार्केट अभी तक दिखा रही है ना, और जिस तरह से मुझे अभी कुछ ब्लू चिप्स के अंदर लग रहा है, ये साल ख़त्म होने तक, ये क्वार्टर ख़त्म होने तक मैं नोट कर रहा था कि उनकी क्लोजिंग क्या आती है, उनकी जो क्लोजिंग्स आई हैं ना, उस हिसाब से तो अभी जर्नी और है। तो मुझे लगता है कि ये इंडेक्स तकरीबन भी ना 2-2.25 लाख तक भी जा सकता है, ये टारगेट बाज़ार बना सकता है अपना। और ये टारगेट ऐसा नहीं है कि जिसको सोच के आप हौलना शुरू हो जाए, क्योंकि 1 लाख भी नहीं सोचा था किसी ने, वो हॉलपन आ गया, वो 1 लाख भी बाज़ार खाए खड़ा है और बड़ा कंफर्टेबल खड़ा है, क्योंकि इंडेक्स के हैवी वेटेज जो है वो इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली, और इंडेक्स को नज़र ये आ रहा है कि बाकायदा इस तरह से संभाला जा रहा है कि सेक्टर वाइज ही करेक्शन कर रहे हैं। अब नोट करें कि जुमेरात के दिन सीमेंट्स चल रहे थे, ऊपर के कैप लग रहे थे, और जुमे के दिन सीमेंट से हवा निकल गई थी, और जुमे के दिन एकदम रिफाइनरीज चल पड़ी। बात समझ रहे? तो इंडेक्स को इस तरह से संभाला जा रहा है। स्क्रीन रीडिंग इसी चीज़ का नाम है कि स्क्रीन रीड करके डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे ध्यान बनता है। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो बना दी तो बस अब जो कह दिया वो होगा, नहीं तो हम लुट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम उसी पे अटके रहेंगे। ऐसा नहीं है भाई। स्टॉक मार्केट ना फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। ज़िद बहस कोई चीज़ ही नहीं है। जो ज़िद और अना में पड़ता है वो इस मार्केट इसको खा जाती है। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट इजी मनी हुई हुई है इस वक्त, बहुत आसान हो रहा है कमाना, इसलिए मैं अपना एक रिस्क रख रहा हूँ। 1 लाख इंडेक्स स्टॉप लॉस है। अपने क्लाइंट्स को उससे पहले का एक इंडेक्स बताऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, हमें 17,000 पॉइंट का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, हमें हमारे लिए है कुछ। ठीक है, वो चीज़ें पब्लिकली करने वाली नहीं है, वो अपनी अपनी सर्विसेज होती हैं, क्योंकि मेरे भी कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं भी जैसी बातें यहाँ बिजनेस करने बैठा हूँ, तो मेरे क्लाइंट्स को पता चलेगा। और जो भी मालूम करना चाहता है तो किसी और के पास भी तो काम कर ही रहे हैं ना, वाई नॉट, कि भाई अगर मेरी सर्विसेज चाहिए तो मेरे पास काम करें। 2,20,000 इंडेक्स टारगेट है, लेकिन पहला 1,40,000 है। 1,40,000 के आसपास बाजार कहीं फंसेगा, और नीचे एक स्टॉप लॉस है। ये 2,20,000 इंडेक्स उठा के फेंक दीजिएगा बाहर, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो। मैं विदाउट रिस्क नहीं बता रहा, बड़ा क्लियर है ये जुमला। इस स्टॉप के साथ अगर काम कर सकते हैं तो ये जर्नी वहाँ तक की है। 2025 में मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपको ये मार्केट जो है वो कुछ ऐसे गेंस दे चुकी होगी कि अब आपको फिर से अपने आप को समेटना होगा। आपका ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये आपकी आगे की डायरेक्शन को क्लियर करेगा। 2024 बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी का साल था, और 2025 आपके माइक्रोस के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन का साल है। अब आपको उन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होता हुआ दिखेगा जो पिछले दिनों में लॉस मेकिंग थी, या पिछले दिनों में जिनके प्रॉफिट्स में डिक्लाइन था। जब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आप बढ़ते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली उनके पे आउट्स बढ़ सकते हैं। जो कंपनी आज से 1 साल पहले 150 रुपये पे थी, उसकी डिविडेंड यील्ड 15-16% बन रही थी, आज वो 400 रुपये पे उसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 7-8-9%, 8%, 9% पे जाके खड़ी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी डिविडेंड यील्ड बढ़ेगी, क्योंकि उस सेक्टर के अंदर ग्रोथ है। मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो मार्केट इस चीज़ को एंटिसिपेट कर रही है इस वक्त कि उनकी जो पे आउट्स हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो उनके पे आउट्स भी तो बढ़ेंगे। जब पे आउट्स बढ़ेंगे तो वो पे आउट्स एक इन्वेस्टर को ही मिलेंगे। वो इन्वेस्टर कौन है? वो पाकिस्तान का ही जो है वो बंदा है भाई, वो पाकिस्तानी है एक, जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है। ये इवेंचुअली घूम के एक आम आदमी तक ही इसका इम्पैक्ट जाएगा। जैसी बात है, वो कंपनीज का रिवाइवल होगा, आपकी इंडस्ट्रीज़ का रिवाइवल होगा, तो जॉब क्रिएशंस होंगी। जॉब क्रिएशंस होंगी तो उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पे ही होगा। आज जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, बेसिकली वो स्टॉक मार्केट के लोग नहीं हैं। ठीक है, और उनमें से एक जो ARY पे बैठे हुए थे वो पहले स्टॉक मार्केट के थे, इसलिए निकाल दिए गए स्टॉक मार्केट से, हर जगह से जलील ही हुए वो,
क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट का नहीं पता, तो वो बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं। इकोनॉमिस्ट का काम स्टॉक मार्केट प्रिडिक्ट करना नहीं होता। इकोनॉमिस्ट का काम जो है वो इकोनॉमी की प्रिडिक्शंस हैं, और वो माइक्रोस की प्रिडिक्शंस कर सकता है, वो बैलेंस शीट पढ़ के बता सकता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बता सकता है। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्ट करना स्टॉक मार्केट वाले का काम होता है। स्टॉक मार्केट की अपनी इटसेल्फ एक थ्योरी है। स्टॉक मार्केट में डिफरेंट किस्म की एनालिसिस होती हैं, उन सब के फ्यूजन का नाम है स्टॉक मार्केट। मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है। आज किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख के अगर आप ये कह रहे हैं कि यार कंपनी तो ये दिखा रही है और शेयर प्राइस यहाँ हुई हुई, तो इसका मतलब यह है कि ये जो ये दिखा रही है ना, ये कल बदली हो जाएगी। कुछ फॉरवर्ड लुकिंग लोग देख रहे हैं। हमें उस डायरेक्शन में अब चीज़ों को एवेल्यूएट करना है। मेरे क्लाइंट्स गंवाएं कि इस वक्त मैंने क्लाइंट्स को माल बिकवाया हुआ है, बिल्कुल ठंड कराया हुआ है 3 दिन से। हमने रिफाइनरी सेक्टर में भी अपने नफ़े बांधे। 25 रुपये का PRL 43 पे सेल कॉल दिए, और यही 43 पे दोबारा वापस ले लेंगे। क्या मसला है? यानी इसमें कोई रोक रहा है? 43 अभी फ्राइडे को 40-65 का लो बना है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, एक आइटम की बात हो रही है। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। OGDC है, यहाँ आके स्टेबल हुआ हुआ है, लेट्स सी, थोड़ा बहुत डिप दे तो कोई ना कोई एक ख़ास लेवल आप अपने एडवाइज़र से पूछें कि कहाँ लेना चाहिए। जहाँ लेना चाहिए वहाँ से एक रिस्क छोटा हो, लोअर द रिस्क हायर द रिटर्न क्राइटेरिया को सामने रखें। 2025 में मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 लाख इंडेक्स मेंटेन बाजार कर गया तो 2,20,000 इंडेक्स आने जा रहा है। और ये मैं किसी बचकाना कैलकुलेशन पे बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं उन तमाम कैलकुलेशन को सामने रख के बात कर रहा हूँ कि ब्लू चिप्स में अभी अगर ये रिस्क अगर इंटैक्ट रहा और ये स्टॉप लॉस हिट ना हुआ तो फिर अपवर्ड अब जो नेक्स्ट मूव बनेगी वो कहाँ तक की बनेगी, तो उसकी रिफ्लेक्शन इंडेक्स पे कितनी आएगी। आगे बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स आने जा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंस रखेंगे मार्केट के अंदर। फिर आगे है ही पूरा रिजल्ट सीजन है तमाम कंपनीज़ का, तो जिन जिन कंपनीज़ के हाफ ईयर्स हैं उनके कुछ डिविडेंड्स एक्सपेक्टेड हैं, तो उनकी डिविडेंड्स रैली लेनी चाहिए। इस वक्त आपको बहुत से शेयर ऐसे लेने चाहिए जो डिविडेंड के लिए भी लिए जाएँ, जो आपको कुछ सरप्राइज डिविडेंड्स भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि जिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या डिविडेंड पे आउट अभी कुछ हैं वो अचानक कुछ और हो जाएंगे, यानी कुछ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो एक रिस्क हमने रख लिया। प्लानिंग क्या है कि 100 रुपये कमाए हैं, 20 रुपये जाने के रखें। ये 20 रुपये जिस दिन जाएँ उस दिन बाजार से बाहर आ जाइएगा, 80 नहीं जाने दीजिएगा। ये 2024 का जो प्रॉफिट है ये घर ले जाइएगा अपने लिए। अदरवाइज सुकून से बैठें, ये 100 के 300 भी हो सकते हैं, 100 के 200 भी हो सकते हैं। आप इस मार्केट में कमा सकते हैं। ये मार्केट, आज की मार्केट हायर रिस्क के साथ साथ हायर रिटर्न वाली है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, इस क्राइटेरिया को सामने रखें। लेकिन इसमें जुमला याद रखें, हायर द रिस्क। अगर रिस्क को मैनेज नहीं किया तो बहुत बड़ी मार पड़ेगी, और अगर रिस्क मैनेज करके देने वाला आपके पास एडवाइज़र है तो फिर आपको नहीं डरना चाहिए। और अगर आपको मुझसे कुछ चीज़ पूछनी है तो फ्री में मत पूछें, ठीक है। फ्री में ये बता दिया, 1 लाख इंडेक्स का स्टॉप लॉस, 2,20,000 का टेक प्रॉफिट, बीच में 1,40,000 पहले है। ये बार बार कह रहा हूँ, 1,40,000 पहले है। इसको प्लान करें कैसे करना है, इसमें क्या कमाना है, अपने टारगेट सेट करें, और इसी साल के अंदर अंदर अपने आप को कम से कम इस काबिल करें कि आने वाले फिर अपकमिंग ईयर्स में आप जो है वो, अगर मार्केट आपको डिस्टर्ब भी करे, क्योंकि मुझे लगता है कि 2025 होगा भी आखिरी साल इस तेज़ी का, इस साल कमा लें। 2026-26 में मार्केट्स के क्योंकि वैल्यूएशंस वो हो जाएंगी कि वहाँ पे फिर सोचना पड़ेगा, और बल्कि मुझे लगता है कि 2025 के मिड से ही हमें थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मिड तक आप जितने गेंस मार्केट से मैक्सिमम ले सकें अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ लें। अच्छा, फिर ऑयल और जो इंटरनेशनल जो इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उसमें मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद ही कोई मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, थोड़ा सा उसकी पॉलिसीज़, क्योंकि यूएस में जब चेंज आता है ना तो वो पूरी दुनिया की पॉलिसीज़ में चेंज आता है। आपने देखा कि या तो सीरियन वॉर एक प्रॉक्सी वॉर थी और वहाँ पे बहुत मजबूत थी सीरियन गवर्नमेंट, और या फिर वो 3 दिन में सरेंडर करके चले गए। ये बेसिकली दुनिया के अंदर इस वक्त पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है। कुछ कंट्रीज़ जो पहले आपस में साथ थीं वो अब आपस से दूर हो रही हैं, जो पहले आपस में दुश्मन थे वो अब साथ बैठते हुए दिखेंगे हमें। ये उसका रीज़न यही है कि यूएस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। तो 20 जनवरी तक का इंतज़ार करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो 20 जनवरी के बाद बनाऊंगा, क्योंकि जब तक वहाँ पर ओथ टेकिंग सेरेमनी ना हो जाए और वो अपने पॉलिसी बयान ना दे दें डोनाल्ड ट्रंप साहब, तब तक कुछ कहना बेकार है। कमोडिटीज़ में मैं ऑयल में बेरिश हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब के आने से पूरी दुनिया में एक बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट होगी, डॉलर स्ट्रेंथन होगा, डॉलर मजबूत होगा। तो हो सकता है कि कोई अगर नई जंग ना हो
तो गोल्ड को हम नीचे जाता हुआ देखें, तो इवेंचुअली वो गोल्ड वाला पैसा भी आप स्टॉक मार्केट्स की तरफ आता हुआ देखेंगे। यानी स्टॉक मार्केट्स इवेंचुअली बेनिफिशियरी रहेंगी पूरी दुनिया की, और 20 तारीख के बाद उसमें बहुत बड़ा मुझे लगता है कि अपवर्ड हमें रैली देखनी है इंशाल्लाह। तो आपको वो रिफ्लेक्शन आपकी अपनी लोकल मार्केट में भी नज़र आएगी, आपको भी इन्फ्लोज होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अभी होशियार इस क्यों बार बार डरा रहा हूँ, क्यों बार बार 1 लाख का स्टॉप लॉस कह रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ फॉरेनर्स पिछले 2 महीने से मुसलसल सेल साइड पे, ये बाय साइड पे होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो बाय साइड पे होने चाहिए, तो ही हमें हौसला होगा। अदरवाइज़ जो अभी फ़िलहाल आपकी मार्केट पिछले 1.5 महीने से आपका म्यूचुअल फंड का पैसा है जो कि आ रहा है, आगे अगर ये कंटिन्यू करेगा तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत अभी पैसा ऐसा है कि जो स्टॉक मार्केट में आए तो स्टॉक मार्केट में कुछ और वैल्यूएशंस हो सकती हैं। सेकंड ईयर में भी मैं तो ये बताता रहा कि आप सेकंड ईयर में काम करें, अब थर्ड ईयर में काम करें, आप नोट करें सब कुछ वही हुआ है, उसी अंदाज से बाजार चला है। सेक्टर वाइज पावर सेक्टर को मैंने अपनी बुक से निकाल दिया, अब पावर सेक्टर मेरी बुक में नहीं है, मैं इसमें अपनी रिस्क नहीं लूँगा एडवाइस करके। मैंने सब क्लाइंट्स को कह दिया मेरी तरफ से कि पावर सेक्टर नहीं रखना चाहिए, बेशक ऊपर नीचे होता रहे। मुझे लगता है कि पावर सेक्टर के पे आउट्स जो हैं वो हिट होने जा रहे हैं, अब इनके पे आउट्स वो नहीं रहेंगे कुछ अरसे तक, तो फिर बाकी देखी जाएगी। कुछ नए सेक्टर्स और कुछ पुराने ही सेक्टर्स की नई वैल्यूएशंस के साथ इंशाल्लाह अब मुझसे आप लोग डिस्कस करें। मैं अपने क्लाइंट्स को भी और आप लोगों को जो भी मुझसे पूछेगा मैं उसको ज़रूर बताऊंगा कि किन सेक्टर्स में पैसा डालना चाहिए, उसका रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है। विदाउट रिस्क कुछ नहीं है। कमाने का साल है लेकिन अंधा कमाने का साल नहीं है। थोड़ा सा होशियार रहें, थोड़ा सा डर के रहें, मार्केट से अलर्ट रहें। जो कमाया है वो जाना नहीं चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि डर के बैठ जाएं तो पूरी मार्केट हाथ से निकल जाए। मार्केट में हमेशा वो सर्वाइव करेगा जो मार्केट के साथ साथ अपने माइंड को भी जो है वो चेंज करता चला जाएगा। नफ़े को बांधना भी सीखें, दोबारा एंट्री करना भी सीखें। कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई आपको दोज़ख में नहीं भेजेगा अगर आपने कल माल बेचा और आज दोबारा ले रहे होंगे, ना कोई आपको गन पॉइंट पे रोकेगा। ये ऑनलाइन टर्मिनल होते हैं, एक बटन दबाएं माल आ जाता है। लेकिन लालची करते रहेंगे कि मैंने बेचना ही नहीं है तो इंशाल्लाह वापस बेचेंगे। ये मार्केट फिर कभी ना कभी एक दफ़ा नीचे आएगी। बात समझ रहे, मार्केट का पार्ट है। अभी कमाने का साल है लेकिन रिस्क के साथ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ आप अपने पोर्टफोलियो मैनेज करके अब चलेंगे तो शायद 2024 से ज़्यादा कमाएंगे। और पोर्टफोलियो मैनेज नहीं किया तो 2024 वाला इस मार्केट में दे के जाएंगे बाजार, क्योंकि अब वैल्यूएशन वो हो गई। डर भी लग रहा है, ठीक है। और जब डर लग रहा है तो आप सोचें आप कॉन्फिडेंस से काम कब कर सकते हैं, जब एक रिस्क सोच लेंगे। वो रिस्क सोच के कैलकुलेट करके देना हर किसी का काम नहीं है, वो हमारा काम है, वो हम बताएंगे। उसके लिए मुझसे कांटेक्ट करें, मेरी टीम से कांटेक्ट करें, हम लोग आपको एडवाइजरी देंगे। जो मेरी SR सर्विस थी, SRC सर्विस थी, आप उस पर मैसेज करें, उस पर आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। आपको कोई और अगर अच्छी एडवाइस नहीं कर रहा, आप एक दफ़ा मेरी टीम से बात करके देखें, मुझसे बात करके देखें। मैनेज करके चलेंगे तो ये 2025-2024 से बड़ा साल है, बड़ा साल है। क्योंकि 24 था स्टेबिलिटी का साल। अब वो जो स्टेबिलिटी आई है ना, इंटरेस्ट रेट का नीचे आना, इन्फ्लेशन का नीचे आना, वो अब बिजनेस साइकिल को चलाएगा। जब बिजनेस साइकिल को चलाएगा तो कॉर्पोरेट ग्रोथ बढ़ेगी। कॉर्पोरेट ग्रोथ बढ़ेगी तो कॉर्पोरेट रिटर्न्स बढ़ेंगे, आपके डिविडेंड यील्ड बढ़ेगी। डिविडेंड यील्ड बढ़ेगी, ऑटोमेटिक स्टॉक मार्केट की तरफ पैसा आएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।